नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल काव्य एकेडमी पर। दोस्तों, ये हमारा घटना चक्र का सामान्य अध्ययन पूर्वालोकन सामान्य भूगोल में भारत के भूगोल का लेक्चर नंबर 4 या फिर यूँ कहें तो डे 3 का लेक्चर 1 है। इसके बाद अभी थोड़ी देर बाद आपको जो है डे 3 का लेक्चर नंबर 2 भी मिल जाएगा। यह तो वीडियो डे 3 का लेक्चर 1 है, इसके थोड़ी देर बाद आपको डे 3 का लेक्चर नंबर 2 भी मिल जाएगा। क्योंकि हमारा टारगेट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इस लेक्चर को कंप्लीट किया करिए, इस पूरी सीरीज़ को। क्योंकि जब हम सामान्य अध्ययन की बात करते हैं तो काफ़ी ब्रॉड लेवल में हमको चलना पड़ता है। अब जैसे इसी बुक को ले लीजिए तो यह बुक लगभग 600 पेजों की है, जिसके बारे में आपको एक शुरू में ही बताया गया था, जो ज्योग्राफी के प्लान को लेकर के डिस्कस किया गया था। वहाँ पे हमारा प्लान ऐसा था कि हम डेली लगभग 50 पेजों को डिस्कस करेंगे, लेकिन स्थिति ये बनी हुई है कि हमारे लगभग 3 से 4 लेक्चर हो गए हैं और अभी तक हम जो है करीब 28 पेज ही डिस्कस कर चुके हैं। और यह इस कारण हुआ कि जो लेक्चर आए उनमें आप जो है क्या किया कि शुरू में जो पहले लेक्चर रहा उसे अच्छे से देख लिया, दूसरा लेक्चर था उसे अच्छे से देख लिया, तीसरे चौथे से आप लोग जो है शांति से बैठ गए और काफ़ी धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि वीडियो के लेक्चर व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं या लोग देखने वाले नहीं बढ़ रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हो गया ना, उनकी बढ़ने की रफ्तार बहुत कम हो गई है। तो ऐसा मत करिए, आप लोग लगातार देखते रहिए, क्योंकि देखिए बड़ा चैप्टर है तो थोड़ा बहुत तो आप लोगों को भी एडजस्ट करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग को जो है इसे एक तरीके से आप लोग क्या करिए ना, इसे एक तरीके से आप लोग क्लास मान के ही चलिए। जिस प्रकार से आप क्लास में जा रहे हैं, फीस दे रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि आप यहाँ बैठे हैं, आप डाटा दे रहे हैं अपना। और दूसरी चीज़, आपको परमिशन नहीं मिल रही है कि आप बाहर जाइए या फिर ये करिए वो करिए। अगर आप लोग ऐसा एकदम फ्री माइंड होकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से आप लोग ये जान लीजिए कि बहुत ही मुश्किल है किसी जीएस के सब्जेक्ट को कम्प्लीटली यहाँ ऑनलाइन माध्यम से कंप्लीट करना। तो आप लोग को थोड़ा सा डेडिकेटेड तो होना पड़ेगा चीज़ों को लेकर के, बाकी डिपेंड आप पर करता है। हाँ, एक चीज़ और है कि बार बार जो है एक्सटर्नल सोर्सेज यानी कि यूट्यूब के अलावा और कहीं से भी चैनल को अगर शेयर किया जाता है तो होता क्या है कि उस जगह पर कुछ टाइम के लिए उस चैनल के लिंक को जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, यानी कि वह चैनल शेयर नहीं किया जा सकता। यही रीज़न है कि अभी हाल फिलहाल में मेरे द्वारा 2-3 दिन से शेयर नहीं किया जा पा रहा था यह सब कुछ, और इसी वजह से मैंने जो है अपलोडिंग बंद कर दी थी। आप लोगों ने की क्या गलती क्या हुई? गलती यह हो गई कि आप लोग आए हैं, आप लोगों ने चैनल वीडियो देखा है, उसके बाद आप लोग चले गए हैं। आए हैं, वीडियो देखा है, लगातार देखा है, ऐसा नहीं कि आप लोग 5 मिनट देखे, 2 मिनट देखे, आप लोग काफ़ी देर तक देखे वीडियो, उसके बाद चले गए। आपने फिर दोबारा जब वीडियो का आपको शेयर किया गया, आपने वहाँ पे देखा, उसके बाद आप आए, चले गए। फिर आपने फिर अगले लेक्चर को आपने जब शेयर किया गया तो आपने देखा, आप चले गए। आपको करना क्या था? आपको आते ही जो है चैनल को सब्सक्राइब करना था, क्योंकि कंटेंट में कोई कमी नहीं है। यह आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं, यह आपका आना ही बता रहा है कि कंटेंट में कोई कमी नहीं है और यह बहुत ही ज़रूरी बुक भी है। आपको अब से क्या करना है, आप आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे बड़ी चीज़, आपको बेल आइकन को ज़रूर दबाना है, ताकि जैसे ही नया लेक्चर अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप जल्दी से जल्दी, जैसे ही टाइम निकलता है, निकालिए और उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है? सबसे बड़ी चीज़ होती है ना कि वीडियो को देखिए कैसे, कि वीडियो अपलोड हो गई, जैसे मैं किसी टाइम वीडियो अपलोड कर दूं, आप किसी टाइम वीडियो देख लीजिए, तो ऐसे नहीं होता है। मैं एक फ़िक्स टाइम पे वीडियो अपलोड करता हूं, ऐसा करते हैं। आपको क्या करना है कि कुछ देर बाद या थोड़ी देर बाद, या आपको अपने पूरे दिन में यानी 24 आवर में कुछ टाइम फिक्स कर लेना है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए या फिर एक एक लेक्चर के लिए, कि हाँ, जब मैं इस लेक्चर को देखूंगा तो इसे कम्प्लीटली पूरा का पूरा देखूंगा और फिर उस टाइम तक मैं और कुछ भी नहीं करूंगा, मेरा पूरा ध्यान यहीं पर लगा रहेगा। ऐसे क्या होगा ना कि आप जैसे मान लीजिए सुबह का अगर आधे घंटे 45 मिनट या फिर 50 मिनट से ज़्यादा का एक लेक्चर नहीं होता है, तो आप सुबह अगर चाहें तो 50 मिनट, शाम को वही लगभग 50 मिनट। यह तो हो गया जीएस के बारे में। इसके अलावा जो हिंदी का हमारा सीरीज चल रहा है उसमें 30 से 35 मिनट, यह रात में सोते वक्त। तो टाइम टेबल फिक्स हो गया, 50-50 और यह 30 से 35 मिनट का वीडियो। इस तरीके से क्या होगा कि आपके सारे लेक्चर उसी दिन कंप्लीट होंगे और आपको मज़ा भी आने लगेगा। तो चलिए फ़िलहाल जो है
बातें कर लेते हैं, बहुत हो गए मतलब बातें। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। ये देखिए हमारा एडवर्टीज़मेंट भी मैंने लगा दिया, अच्छा लग रहा था इसलिए लगा दिया। आइए चलते हैं। हमने कहाँ पे छोड़ा था, तो हम बात कर रहे थे भारत के भौतिकी के बारे में। ठीक, ये भौतिक विभाजन भारत के प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में, इसमें जो है हमने चर्चा कर ली थी। देखिए रिकॉल करवाऊँ आपको थोड़ा थोड़ा। तो भारत को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है, यह बांटा गया है 6 एनसीईआरटी के हिसाब से। ये देखिए 6 कौन कौन से भाग हैं। देखिए उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, ये चीज़ हो गया। ठीक, इसके अलावा उत्तरी भारत का मैदान, ये वाला हिस्सा हो गया। फिर भारतीय मरुस्थल, ये वाला हिस्सा हो गया। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठारी, ये वाला हिस्सा हो गया। उसके बाद तटीय मैदान, ये कॉर्नर वाला हिस्सा हो गया। और छठा द्वीप समूह, ये सब। ठीक है, चलिए चलते हैं सीधा अपने प्रश्नों की तरफ। अभी तक हमने इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 18 तक का पूरा डिस्कस कर लिया था। 18 यानी कि इस चैप्टर को तो हम आगे बढ़ गए थे और आ गए थे उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों की तरफ। ठीक, इसमें भी रिकॉल करा दिया जाए आपको थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे उत्तर की श्रेणी है, ये यहाँ पे यह जो सबसे उत्तर का हिस्सा है, यह काराकोरम श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी के आप जब जैसे ही दक्षिण में आएंगे तो आपको लद्दाख की श्रेणियाँ मिलेंगी, और लद्दाख की श्रेणी के दक्षिण में आते ही जास्कर की श्रेणियाँ। फिर जास्कर की श्रेणी के जैसे ही थोड़ा और दक्षिण दिशा में आप बढ़ेंगे तो पड़ेगी पीर पंजाल की श्रेणियाँ पड़ेंगी। और सबसे नीचे कौन सी श्रेणी पड़ेगी, सबसे दक्षिण में तो शिवालिक श्रेणी पड़ेगी। और अगर इधर से चलते हैं तो शिवालिक श्रेणी सबसे पहले हमको मिल जाएगी, यानी कि शिवालिक श्रेणी के उत्तर में पीर पंजाल मिलेगा, और पीर पंजाल के उत्तर में जास्कर की श्रेणियाँ मिलेंगी। और जास्कर श्रेणी के और थोड़ा सा उत्तर की दिशा की तरफ चलेंगे या कश्मीर की तरफ मान लीजिए। ठीक है, ऐसे सके जास्कर श्रेणी से थोड़ा और कश्मीर की तरफ चलेंगे तो लद्दाख की श्रेणी पड़ेगी। और लद्दाख श्रेणी से थोड़ा और सोचेंगे कि चलो भैया तिब्बत घूम के आ जाएं, तो काराकोरम की श्रेणियाँ हमको पार करनी होंगी। ठीक है, चलिए फिलहाल बात करते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ, सीधा चलते हैं। यहाँ पर हमने बात कर ली थी लगभग 18 क्वेश्चनों के, लगभग क्या पूरे के पूरे 18 प्रश्नों के बारे में बात कर ली थी। थोड़ा इस पर रुक जाया जाए क्या, पढ़ लीजिए आप लोग। चलिए देखिए यहाँ पे हमने बात कर ली थी 18 प्रश्नों की बात कर ली थी अब तक, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। घूम फिर के आ गए ऊपर वैसे हम लोग। अरे भाई थोड़ा प्रचार उचार करना पड़ता है, आप लोग भी जानते हैं, जानते सब हैं आप लोग। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। यहाँ पे पूरब से पश्चिम तक पर्वत शिखरों का क्रम पूछा जा रहा है। ठीक है, ए है एवरेस्ट, बी कंचनजंगा, सी अन्नपूर्णा और डी धौलगिरी। और बी ऑप्शन है कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलगिरी। सी है कंचनजंगा, धौलगिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट। और डी है एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलगिरी, अन्नपूर्णा। देखिए जब इस तरीके का प्रश्न आए ना तो आपको करना क्या है, 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके फिर से इन ऑप्शंस को पढ़ लीजिए। ठीक है, आपको पिछले लेक्चर में बताया गया है, अच्छे से मैप में थोड़ा बहुत बताया गया है इन सब के बारे में, कौन किसके पूर्व में है, कौन किसके पश्चिम में है। तो चलिए बताइए। देखिए इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबसे पूर्व में कंचनजंगा की चोटी पड़ेगी। कंचनजंगा के अगर हम पश्चिम दिशा की तरफ ऐसे बढ़ते हैं, कंचनजंगा यहाँ पड़ेगी। कंचनजंगा से पश्चिम में थोड़ा बढ़ेंगे तो एवरेस्ट पड़ेगा। फिर एवरेस्ट के और थोड़ा सा पश्चिम दिशा की तरफ चलेंगे तो अन्नपूर्णा की श्रेणियाँ पड़ेंगी। और अन्नपूर्णा से थोड़ा और इधर चलेंगे पश्चिम दिशा की तरफ तो धौलगिरी पर्वत शिखर पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन सा हो गया, तो यहाँ पे हो गया सबसे पूर्व में कंचनजंगा हो गया। फिर कंचनजंगा के पश्चिम में आपका पड़ गया एवरेस्ट। फिर एवरेस्ट के पश्चिम में हम चलेंगे तो अन्नपूर्णा, और अन्नपूर्णा के और थोड़ा पश्चिम दिशा की तरफ आगे बढ़ेंगे तो धौलगिरी पर्वत श्रृंखला हमें मिल। ऐसे प्रश्नों के लिए देखिए आपको बताया गया कई बार कि मैप जो है अपना एटलस अपने बगल में ले करके बैठिए, क्योंकि यह बुक है, यहाँ पे मैप को जो है वह टैग लगाया नहीं जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की। यहाँ पूछा जा रहा है पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। ए अधिक, बी कम, सी वैसा ही, या फिर डी असंबंधित परिवर्ती। तो बताइए कौन सा इसमें सही है।
देखिए इसमें सही है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई जो है यह पश्चिमी हिमालय में कम है। आइए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। देखिए ट्री लाइन या वृक्ष रेखा जो है यह पर्यावास की या फिर पर्यावरण इन्वायरमेंट की जो है वह सीमा है जहाँ पर वृक्ष उग पाने में सक्षम होते हैं। ठीक, ट्री लाइन को लेकर भी आप कन्फ्यूजन है तो यह क्या किसे बोलते हैं, जहाँ पर वृक्ष उग पाने में सक्षम है उसे ही ट्री लाइन बोलते हैं। ठीक, अब तो पूर्वी हिमालय और मध्य हिमालय में जो है प्राकृतिक ट्री लाइन का मान 3600 से 3800 मीटर तक है, और जबकि पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिमालय में, यानी इस दिशा की बात हो रही, ठीक है, ऐसे है हिमालय ना पूरा, तो यह वेस्ट हो गया और यह ईस्ट हो गया। ठीक है, तो ईस्ट में यानी कि यहाँ पर ईस्ट में, इस साइड में और मिड हिमालय में ट्री लाइन का मान जो है वह अधिक है, या ज़्यादा ऊपर तक पेड़ यहाँ पे उग जाते हैं। जबकि अब बात करते हैं इधर पश्चिमी या फिर उत्तर पश्चिमी दिशा में जो हिमालय की श्रेणियाँ हैं, यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर वृक्ष ज़्यादा ऊंचाई पर जाने पर नहीं उग पाते या कम उगते हैं। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो नंबर जान लेते हैं हम लोग। तो पूर्वी हिमालय और मध्य हिमालय में प्राकृतिक ट्री लाइन का मान 3600 से 3800 मीटर तक है, जबकि पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में इसका मान घट करके 3300 से 3600 मीटर ही रहता है। अतः पूर्वी लाइन की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन का मान कम है। ठीक है, बता तो आपको दिया ही गया है इस जगह पे। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। एक नंबर पे बताया गया है तापमान में गिरावट, दूसरा कथन है वर्षा में बदलाव, कथन 3 है मिट्टी का अनुपजाऊ होना, और कथन 4 है तेज हवा। सही उत्तर को चुनना है। विकल्प दिया हुआ है, ए में बताया गया है 1, 2 एवं 3, बी 2, 3 एवं 4, सी 1, 3 एवं 4 और डी 1, 2 एवं 4। तो बताइए कौन सा सही है। प्रश्न है कि हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ निम्न कारणों से, मतलब और किन किन कारणों से वनस्पतियों में परिवर्तन आता है। एक ऑप्शन और है इसमें डी, इनमें से कोई नहीं। अब तो आपने आंसर देख लिया बाबू। चलिए देखिए इसमें सही आंसर है 1, 2, 3, यानी कि तापमान में गिरावट के कारण, वर्षा में बदलाव के कारण और मिट्टी के अनुपजाऊ होने के कारण। तेज हवाएं कहाँ से चल पाएंगी वहाँ उतनी ऊंचाई पर। आइए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो बताया गया है कि हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति में परिवर्तन। एक एक लाइन आप लोग अच्छे से देखते चलिए। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति में परिवर्तन आता जाता है, साथ ही जैव विविधता में कमी देखने को मिलती, मतलब बायोडाइवर्सिटी, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वृक्षों में तो परिवर्तन होगा ही, साथ ही बायोडाइवर्सिटी भी कम होती जाती है। ठीक, अब आगे देखते हैं इस परिवर्तन के प्रमुख कारण। अब इसका कारण क्या क्या है, तो एक तो ऊंचाई हो गया, दूसरा जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो तापमान में गिरावट होती है और वर्षा में भी परिवर्तन होने लगता है। इसके अलावा मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है और वायुमंडलीय प्रेशर जो है यहाँ पे ऊंचाई पर जाने पर कम होने लगता है। ठीक, तथा हवा भी हल्की हो जाती है। ठीक, इसके अतिरिक्त ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो है भू क्षेत्र भी कम होता है, जलवायु में परिवर्तन तथा अक्षांशीय स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ओके चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये नोट पे ध्यान देने की हमको ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक्सप्लेनेशन सही से दिया है और बिल्कुल सही है। फिलहाल अगर बता दूं आपको तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपने संशोधित उत्तर पुस्तक में इसको विलोपित कर दिया था, अर्थात इस प्रश्न को छोड़ दिया गया था छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन सी है। ए अजंता श्रेणी, बी पालकोंडा श्रेणी, सी कैमूर पर्वत या डी पतकोई श्रेणियाँ। यहाँ पे आपको जानना है कि किस जगह पे कौन सी श्रेणी है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें जो है नवीनतम श्रेणी पटकोई श्रेणियाँ हैं क्योंकि यह हिमालय का ही भाग है। आइए देखते बात करते हैं। पटकोई श्रेणी जो है हिमालय श्रेणियों में स्थित है, जिसका निर्माण टर्शियरी युग में हुआ। शेष सभी दक्षिण और मध्य भारत में स्थित हैं, जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग हैं। चूँकि प्रायद्वीपीय पठार भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम भूखंड है, अतः उपर्युक्त में से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी पटकोई या
पटकाई पर्वत श्रेणियाँ हैं। ठीक, जब आप मैप उठाए होंगे तो आप देखे होंगे ये इधर साइड में आने पे, ये इधर उत्तर पूर्वी भारत की तरफ आने पे आपको यहाँ पर दिखेंगी पटकाई बूम या पटकाई श्रेणियाँ दिख जाएंगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है निम्नलिखित राज्यों में कौन सा पटकाई श्रेणियों में संलग्न नहीं है। अब बताना है पटकाई श्रेणियाँ किस किन राज्यों से होकर के गुजरती हैं या फिर किस राज्य से वह संबंध नहीं रखती हैं। दोनों में से कोई भी एक आपको पता होगा तो आप इस आंसर को आराम से दे देंगे। ऑप्शन ए है नागालैंड, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर और डी मिजोरम। तो मैप तो है ही आपके पास, फटाक से बताइए। फिर कह रहा हूँ, अगर आप बिना मैप के बैठे हैं तो खुद को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं और फिर वीडियो को देखने का आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसीलिए मैप ले करके ही बैठिए। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा। आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, पटकाई पहाड़ियाँ असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एवं नागालैंड से संलग्न है। कौन कौन से राज्य से? असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड से यह श्रेणियाँ संबंध रखती हैं। त्रिपुरा राज्य पटकाई श्रेणियों से संलग्न नहीं है। त्रिपुरा जो है यह मीजो पहाड़ियों से संलग्न है। ठीक है, लगातार मैं फिजिकल इंडिया का मैप आप लोग देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, यहाँ पूछा जा रहा है कि पीर पंजाल की श्रेणी पाई जाती है। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश में, बी है जम्मू एवं कश्मीर में, सी पंजाब में और डी उत्तराखंड में। तो फटाक से बताइए। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पीर पंजाल की श्रेणियाँ उत्तराखंड में मिलती हैं। आइए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो बताया गया कि पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है। यह जो है हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तारित है। ठीक, अविभाजित जम्मू कश्मीर की बात हो रही है यहाँ पे। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। ए है लद्दाख व जास्कर, बी वृहद हिमालय व पीर पंजाल, सी वृहद हिमालय व जास्कर और डी काराकोरम व लद्दाख। तो बताना है आपको कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। फिर से वही बात, अगर आप मैप लिए हैं तो आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए देखिए, कश्मीर घाटी जो है यह लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के मध्य स्थित है। बात यहाँ पे हुई थी अविभाजित कश्मीर की। ठीक, फिलहाल इसका विभाजन 31 अक्टूबर 2019 को कर दिया गया। तो चलिए बात करते हैं, भारत के जम्मू और कश्मीर में स्थित कश्मीर घाटी उत्तर पूर्व में वृहद हिमालय और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है। गलत बताया गया मेरे द्वारा भी। देखिए, वृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य जो है कश्मीर घाटी स्थित है। फिर से बता रहा हूँ, कश्मीर घाटी कहाँ पे है? तो यह वृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में स्थित है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है। ठीक, कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 26। ए काराकोरम श्रेणी, बी शिवालिक श्रेणी, सी कश्मीर घाटी, डी लद्दाख का पठार या लद्दाख पठार। तो बताइए अक्साई चीन का भाग कौन सा है। देखिए, इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख का पठार। ठीक है, आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम लोग। तो इसमें बताया जा रहा है कि अक्साई चीन की अवस्थिति भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलन संधि स्थल पर है। यानी कि यह भारत, चीन और पाकिस्तान तीनों के ट्रायंगल पर स्थित है। ठीक, तीनों देशों की सीमाओं के ट्रायंगल पर है। इस भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था और तब से यह भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। लद्दाख का पठार अक्साई चीन क्षेत्र में ही अवस्थित है। मैप आप लोग जब देखेंगे तो यह जो हिस्सा, ये जो भारत का ये वाला हिस्सा आता है, यह अक्साई चीन का भाग है। आइए चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की। यहाँ पूछा जा रहा है कि पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं। ए
वन, बी धात्विक खनिज, सी कार्बनिक खनिज या फिर डी आणविक खनिज। तो बताइए आप लोग, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1। ठीक, आइए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो देखिए, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन वन हैं। इस क्षेत्र के लगभग 65% भूभाग पर वन है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। यहाँ पूछा गया है कि ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है। वैसे ऐसे प्रश्न अब शायद नहीं ही आएंगे, बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक बार आप लोग देखे रहेंगे तो ध्यान से कर सकते हैं। ए 8,850 मीटर, बी 8,815, सी 8,890 या फिर डी 8,860। तो ठीक, इसमें जो है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 8,850। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह कुछ खास है नहीं। देखिए, महान या ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई जो है, एवरेज ऊंचाई जो है आपको जरूर याद रखनी है कि महान या ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है, जबकि इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सागर तल से 8,848 यानी कि लगभग 8,850 मीटर है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की। यहाँ हिमालय की पर्यायवाची पूछा गया है। ए महान हिमालय पर्यायवाची है, ये पूछा जा रहा है। ए महान हिमालय का, बी मध्य हिमालय का, सी शिवालिक का या फिर डी ट्रांस हिमालय का। तो देखिए, हिमालय जो है यह मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो हिमालय उपर्युक्त में से मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। मध्य अथवा लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि लघु या मध्य हिमालय को कहीं कहीं आप प्रश्नों में हिमालय श्रेणी या फिर महाभारत श्रेणी या फिर हिमाचल हिमालय के नाम से भी पढ़ सकते हैं। सॉरी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। कथन 2 है, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हैं। और कथन 3 है, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। और ऑप्शंस हैं कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं। ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3 और डी है केवल 1 और 3। तो बताना है आपको कौन सा इसमें सही है। देखिए, इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 3 सही है। आइए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो यहाँ बताया जा रहा है कि भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य कौन कौन से हैं, यह देखते हैं हम लोग। वैसे इसे हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। देखिए, भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक, गिन ले कितने हैं। तो 1, जम्मू कश्मीर 1, लद्दाख 2, हिमाचल प्रदेश 3, उत्तराखंड 4, सिक्किम 5, अरुणाचल प्रदेश 6, मेघालय 7, नागालैंड 8, मणिपुर 9, मिजोरम 10 और त्रिपुरा 11। और इनके अलावा असम और पश्चिम बंगाल, यानी कि 11 और 2 13 राज्यों में हिमालय जो है भारत में फैला हुआ है। ठीक, अतः हिमालय 5 से अधिक राज्यों में विस्तार है। अब पश्चिमी घाट की बात करते हैं। तो पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में फैला हुआ है। यानी कि गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, तमिलनाडु 5 और केरल 6 राज्यों में पश्चिमी घाट फैला हुआ है। ये देखिए, इस प्रकार इसका विस्तार 6 राज्यों में है। अब पुलिकट लेक कहाँ है। तो पुलिकट भारत का दूसरा सबसे बड़ा, चिल्का के बाद, ठीक, लैगून है और इसका विस्तार तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है। ठीक, सॉरी, जब आप मैप देख रहे होंगे तो वहाँ पे आप जहाँ पे देख रहे होंगे ये हिस्सा आया है, ये चीज़, तो ये जो आंध्र प्रदेश का ये वाला हिस्सा है, ऐसे नहीं आया जहाँ आंध्र प्रदेश और ये नीचे तमिलनाडु की बॉर्डर टच कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एक छोटा सा ये लेक होगा, इसे ही पुलिकट लेक कहते हैं या लैगून। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है क्वेश्चन नंबर 31।
यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? ए अरावली, बी विंध्याचल, सी हिमाचल या फिर डी पूर्वी घाट। काफ़ी देर से बात चल रही, बहुत आसान प्रश्न है। देखिए यह जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सबसे नवीनतम श्रेणी हिमाचल श्रेणियाँ हैं। आइए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो हिमालय श्रेणी नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है तथा यहाँ दिए गए विकल्पों में नवीनतम श्रेणी है। वहीं अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ठीक, पिछले लेक्चर्स में इस बारे में बात हुई है, डिटेल से बताया गया है, आपको देख लीजिएगा वहाँ पे एक बार। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। तो यहाँ दो कथन दिए गए हैं, ठीक, और बताना है कि क्या कारण कथन की सही से व्याख्या करता है या नहीं। तो यह नीचे ऑप्शंस देखते हैं। तो कथन है ए है कि भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। और कथन आर है हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। कूट इस प्रकार से है, ए कथन तथा कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। बी है कथन तथा कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। और सी है कथन सही है किंतु कारण आर गलत है। और डी है कथन गलत है किंतु कारण आर सही है। अब बताइए कौन सा इसमें विकल्प सही है। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, यानी कि कथन कारण दोनों ही सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय में स्थित है। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग भूकंपीय क्षेत्र यानी कि सेस्मिक जोन 4 और 5 में आता है। ठीक है, इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत में के पूर्वोत्तर भारत, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र शामिल हैं तथा भारत में इन्हीं क्षेत्रों में हिमालय का विस्तार भी है। अतः कथन तो ये तो सही है। अब हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम यानी कि थ्रस्ट एवं भ्रंश और दरार यानी कि फॉल्ट पाए जाते हैं और दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर मेन फ्रंटल थ्रस्ट भी मिलता है यानी कि MFT और MFT एवं MBT क्या है? तो यह है मेन बाउंड्री फॉल्ट के मध्य उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी का विस्तार है। अब तो MBT एवं MCT यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट के मध्य लघु हिमालय का विस्तार है और इसके ऊपर वृहद हिमालय जिसे CCZ यानी कि सेंट्रल क्रिस्टलाइन जोन भी कहते हैं का विस्तार है। MCT के ऊपर HHC यानी कि हायर हिमालयन क्रिस्टलाइन स्थित है। तिब्बत हिमालय यानी कि टेथियन HHC एवं STDS यानी कि साउथ तिब्बतियन डिटैचमेंट सिस्टम के मध्य अवस्थित है और इसके उत्तर में सिंधु साग्यपो सीचर क्षेत्र यानी कि इंडस साग्यपो सीचर जोन ITSZ अवस्थित है। तो ITSZ के उत्तर में ट्रांस हिमालय है। इन उत्क्रम क्षेत्रों की अवस्थिति एवं हिमालय भौगोलिक संरचना के कारण यह भारत का सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र में प्लेटों के संचालन के कारण यह भूकंप प्रवण क्षेत्र है। वैसे इतने नाम आपको एक चीज़ बता दूं, याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है तब तक जब तक आप लोग का ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं है। ठीक, आपको बस इन शब्दों के बारे में जानना है। ये जो थ्रस्ट हैं ये फॉल्ट हैं, बस सिंपल आपको जानना है कि यह कथन जो है भारत के कई क्षेत्रों में, यहाँ देखिए भारत में सर्वाधिक सघनता वाला क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र हिमालय में स्थित है यानी कि हिमालय के इस क्षेत्र में स्थित है। जो जम्मू कश्मीर जहाँ जहाँ हिमालय है वहाँ वहाँ सर्वाधिक भूकंपीय क्षेत्र है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो है कई सारे थ्रस्ट और दरारें भी हैं। इसके अलावा भी अन्य रीजन हैं जो अभी हम लोग आपदा वाले पार्ट में चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, और थ्रस्ट और फॉल्ट क्या है ये सब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पे चल रहे हैं, इस वजह से उसको अभी छोड़ा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 33 है कि मणिपुर पहाड़ियों से घिरा हुआ इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। ए सरोवरी मैदान का, बी लोयस मैदान का, सी हिमनदी मैदान का या फिर डी जलोढ़ मैदान का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मणिपुर में जो घिरा हुआ इम्फाल बेसिन है यह सरोवरी मैदान का उदाहरण है। ये बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान सरोवरी मैदान कहलाता है। ठीक है,
और कश्मीर घाटी एवं इम्फाल बेसी इसके उत्तम उदाहरण हैं। सरोवरी मैदान किसे कहते हैं? जो पूर्व में कोई झील जहाँ पे अगर होती है तो उसमें जो तलछट जो आते हैं कट कटा करके, उनके जमाव के कारण जब वो झील जो है जम जाती है, वहाँ पे मिट्टी जम जाती है, तो वहाँ जो मैदान बनता है उसे ही सरोवरी मैदान कहते हैं। इसके उदाहरण भारत में कश्मीर घाटी और इम्फाल बेसिन, यह दोनों इसके उत्तम उदाहरण हैं। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? कथन 1 है मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। 2 है लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। और कथन 3 है बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। नीचे कूट दिए हुए हैं। यह है केवल 1 और 2, ए में है, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 1 और 3 और डी है 1, 2 और 3, तीनों सही। तो बताइए कौन सा इसमें सही है? देखिए इसमें सही है कथन 2 और 3, यानी कि मुख्य हिमालय की ये लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। और कथन 3 बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं। आइए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो यहाँ बताया जा रहा है कि मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन नहीं है। ठीक, मुख्य हिमालय की जो परतदार चट्टानें हैं जीवाश्महीन नहीं है, इसीलिए कथन 1 गलत हो जाता है। अब बात कर नेक्स्ट है कि लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक में स्थित बुर्जहोम एवं गुफकराल, ठीक कहाँ पे है? यह हिस्ट्री का क्वेश्चन है, देखिए फटाक से उठा करके। बुर्जहोम एवं गुफकराल में मानव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जल्दी से अगर आप लोग हिंदी का लेक्चर कंप्लीट करें तो हम फटाक से जो है अपना हिस्ट्री का लेक्चर शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें हिस्ट्री ही शुरू करना है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है, और यह 1 सेकंड टाइम देखूं तो अभी बहुत टाइम है, इसी पे रोक करके इसे फिर टुकड़ा कर दिया जाए क्या? ऐसा ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यह है हमारा इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृतियाँ पाई जाती हैं? ए उत्तर पूर्वी हिमालय, बी पूर्वी हिमालय, सी हिमाचल प्रदेश, सी हिमाचल उत्तराखंड हिमालय, या फिर डी उत्तर कश्मीर हिमालय। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, करेवा भू आकृतियाँ जो है यह कश्मीर हिमालय में मिलती हैं। आइए बात कर लेते हैं इसके बारे में। यह है कि कश्मीर के हिमालय के कश्मीर हिमालय के भाग पर करेवा भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। ये जो है तलछट के निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र जाफरान की खेती के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, किसकी खेती होती? करेवा में, तो यहाँ खेती होती जाफरान की। ठीक है, चलिए फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट हम आज ही बात करेंगे दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों के बारे में, और इसके अलावा हम चर्चा करेंगे एक और चैप्टर के बारे में, और यह चैप्टर होगा हमारा 1 सेकेंड, हाँ यह चैप्टर होगा हमारा पर्वत चोटियों के बारे में। किसके बारे में? तो पर्वत चोटियों के बारे में यह चैप्टर होगा। काफ़ी छोटा चैप्टर है, तो हम लोग इसे भी साथ में ही कर लेंगे। ठीक है, और यह भी काफ़ी छोटा ही चैप्टर है, 38 to 40 है। इसके बाद वह आता है 40 to 41। अब हम तेज़ी से भागेंगे क्योंकि अब छोटे छोटे चैप्टर आ गए हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। आपको वीडियो पसंद आया हो, मेहनत अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बाकी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, और मैप ले करके बैठिए। ये 2 काम आप ज़रूर करिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।